दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी। इसमें आज हिंदी का एक और टॉपिक आएगा। वो लिपि वाला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो उसमें एक सेक्शन देख रहा था मैं, 2 क्लास में लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे 4-5 टॉपिक हिंदी के कंप्लीट हो जाएंगे और उम्मीद करता हूँ वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप भी अपनी हिंदी की किताब से प्रैक्टिस करते रहना, तो वहाँ से आपका अच्छा खासा जो मतलब एक 5-6 नंबर का जितना भी हमने किया है वो आपके तय हो जाने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, जो मैंने वाक्य वाला चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें वो सरल वाक्य और आपका ये जो विधानवाचक वाक्य, उन दोनों में कन्फ्यूजन कर रहे थे। ठीक है, सबसे पहले मैं वो कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, होना क्या है, 2 टाइप से मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक मैंने पढ़ाया था अर्थ के आधार पे, दूसरा मैंने पढ़ा रखा है रचना के आधार पे। ठीक, यानी अर्थ के आधार पे मैंने कितने पढ़ाए थे, 8 प्रकार के वाक्य, और रचना के आधार पे मैंने पढ़ा रखे हैं 3 प्रकार के वाक्य। वाक्य मैसअप होंगे ही होंगे। ठीक है, यानी अर्थ के आधार पे जो वाक्य होंगे वो रचना के आधार पे भी हो ही सकते हैं, रचना के आधार पे जो होंगे वो अर्थ के आधार पे हो सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, अगर वो अर्थ के आधार पे वाक्य पूछेगा तो सारे ऑप्शन अर्थ के आधार पे होंगे। रचना के आधार पे वाक्य का सेंटेंस दिया होगा तो मतलब सेंटेंस दिया होगा तो सारे ऑप्शन क्या होंगे, रचना के आधार पे। कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, यानी वो अगर आपस में आपको सिमिलर भी लगते हैं तो लगने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। एक बात बताइए, अगर मैं ये कहता हूँ कि भारत हमारा देश है, कैसा वाक्य, एक सरल वाक्य है नहीं है, कोई दूसरी क्रिया नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसे ही अपने आप में विधानवाचक वाक्य भी है। या मैं कहूँ कि राम वहाँ गया, राम वहाँ जा रहा है, तो अपने आप में सरल वाक्य है, वैसे भी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, विधानवाचक वाक्य भी होगा। तो ये अपने आप करते हैं, मैं सब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ के आधार पे चीज़ें मीनिंग वाली हो जाएंगी, रचना के आधार पे आखिर उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब वही एग्जाम्पल फिर देखो, मैंने आपसे कल क्या कहा था, एक घर है जैसे। ठीक है, एक घर बन रहा, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना, सपोज जिसमें ईंटें हैं, उसमें पत्थर और एक सीमेंट है। ठीक, इन तीनों को आप रचना के आधार पर लिख लीजिए। ठीक है, रचना के आधार पे हमने क्या क्या यूज़ किया, उसमें ईंट्स यूज किया, सीमेंट यूज किया, और तीसरा क्या किया हमने, पत्थर यूज किया। इन चीज़ों को यूज करने के बाद जब आपका पूरा घर बना, आपने अलग अलग रूम निकाले, चाहे आप उसमें बेडरूम कहें, किचन का रूम कहें, मंदिर वाला रूम कहें, तो आपने क्या किया, उनको उनकी मीनिंग के आधार पे नाम दे दिया। ठीक है, आप जानते हैं किचन में क्या होना है, आप जानते हैं मंदिर में क्या होना है, आप बेडरूम का आपको पता है, इन सब के आधार पर आपने रूम निकाले। ठीक है, इस घर में, और इस रूम के आपने क्या कर दिया, अर्थ के आधार पे नाम दे दिए। अब बताइए, जो ये रूम बने हैं यानी जो कमरे बने हैं, क्या उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी, ईंट सीमेंट पत्थर होंगी तो सही ना। और ये बताइए, जो ये ईंट सीमेंट पत्थर है, क्या वो रूम का हिस्सा नहीं होंगे। यानी अपने आप करते हैं आपस में मिसमैच, उससे क्या करना है, दोनों मैचअप भी हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेपर में वो खुद देगा रचना के आधार पे भी और आपका किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे। कहने का ये मतलब है, ओवरऑल वो चीज़ें हैं क्या, वो चीज़ें वाक्य ही तो हैं। मिश्रित वाक्य कहिए, सरल वाक्य कहिए और संयुक्त वाक्य कहिए, ये रचना के आधार पे इनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अर्थ के आधार पे जो 8 प्रकार के उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ओवरऑल सब वाक्य ही हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछता है अर्थ के आधार पे, ऑप्शन अर्थ के आधार पर ही होंगे। दूसरी बात, रेगुलर प्रैक्टिस करना, जितने वाक्य दिखेंगे उतनी प्रैक्टिस करना, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है उपवाक्यों की, जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे मिश्रित वाक्य के अंदर उपवाक्य। और याद रखना, वो सारे उपवाक्य के हैं अपने आप में मिश्रित वाक्य के हिस्सा हैं। यानी आप उपवाक्य छांटना सीखेंगे तो सब मिश्रित वाक्य के अंदर उपवाक्य मिलेंगे आपको, वो वाले जो मैंने आपको पढ़ाया था। आप 50 वाक्य 60 वाक्य कंप्लीट कीजिए, आपका वाक्य सब समझ आ जाएगा आपको, साधारण कहाँ पे है, सरल कहाँ पे है और मिश्रित वाक्य कहाँ है। उसके बाद उपवाक्य 3 कैटेगरी को पढ़ाए हैं, वो सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो बात होगी इस चीज़ की। अब देखो, दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि संडे को लाइव आऊँगा आप लोगों के बीच। ठीक है, तो जो टाइमिंग है, जहाँ तक मुझे सूझ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 8:30 यानी शाम के टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे आप लोगों के बीच आऊँगा। और देखो, हल्का सा आज मुझे अपनी तबीयत भी थोड़ा वो लग रही, डाउन टाइप की। अगर मैं ठीक ठाक रहा तो मैं इस टाइम पे आपको मिल जाऊँगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप इस टाइम पे मुझे मिलना कल। टॉपिक आपके रहेंगे क्या क्या, एक लिख लीजिए कुणिंद राजवंश, एक लिख लीजिए पौरव राजवंश,
एक लिख लीजिए विश्व की प्रमुख जलधाराएं, एक लिख लीजिए पर्वतों के मतलब जो कैटेगरी है, ब्लॉक पर्वत कौन से होते हैं या ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, इन चीज़ों को। और इसके साथ साथ ही आपको एक थोड़ा सा आपको वो भी पढ़ना होगा हिंदी। हिंदी के अंदर आपको दीर्घ संधि वाले जो सेक्शन है उसके सारे कंप्लीट करने होंगे, दीर्घ से लेके कहाँ तक आपका लास्ट जो मैंने बताया था, जितने भी 5 टाइप के पढ़ा रखे थे उसके। इसमें से आपको मैं क्वेश्चन करूँगा और मैं 10 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, 20 क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, आपको ये चीज़ें कंप्लीट रहनी चाहिए, ठीक है। आज देखो पहला टॉपिक, मतलब आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ लिपि, ठीक है। आखिर ये है क्या? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिपि होती क्या है, ठीक है। आपके सिलेबस में दिया है, देखो मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, अपने आप में आपको समझा रहा हूँ, कुछ मेरी बोलने की जो मतलब जो ध्वनि है जो आप तक पहुँच रही है, उन ध्वनि को मैं किसी न किसी माध्यम से मीनिंगफुल है, कुछ ना कुछ आपको बता रहा हूँ, आप उसको सुन पा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी भाषा को ध्वनि के माध्यम से जाहिर करते हैं, ध्वनि के माध्यम से निकालते हैं, तो इन ध्वनियों को जिस संकेतों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाएगा उसी को लिपि कहते हैं, ठीक है। यानी भाषा की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको जिन संकेतों और जिन चिन्हों के द्वारा आप दिखाएंगे उसको क्या कहेंगे? लिपि। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, भाषा की ध्वनियों को जिन संकेतों या चिन्हों के द्वारा आप दिखाएंगे उसको लिपि कहते हैं। खुद ही बताइए, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ ध्वनियों को, ठीक है, ये ध्वनि है। अब ये मैंने बोला ध्वनि, आप तुरंत समझ गए, ये देखो किसकी, ये सब चीज़ें मिलके बन रखी हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। कोई भी शब्द है, मैंने भारत लिख दिया, ठीक है, भारत लिख दिया, तो मैंने ध्वनि में क्या बोला? भारत बोला। भारत बोलने में उसी चीज़ को मैं किसी चिन्ह के द्वारा दिखा रहा हूँ, यही लिपि होगी। हमने हिंदी बोला, मैंने हिंदी को ऐसे लिख दिया। अगर ये कहीं ना कहीं इसको हिंदी बोल रहा हूँ तो इसको इसमें मैंने दिखा दिया कि हिंदी ऐसे बोल रहा हूँ, यानी मैंने अपनी ध्वनि को किसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, किसी संकेत के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, वो अपने आप में क्या होती है? लिपि होती है, ठीक है। लिपि में कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब देखो, सबसे पहले आपको लिपि पता चल गया कि लिपि होती क्या है। अब याद रखना, हर एक भाषा, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे ये क्या कहते हैं फारसी हो, या चाहे संस्कृत हो, कुछ भी हो, हर एक भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजी है, अंग्रेजी खुद बताओ किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन में, ठीक है। अंग्रेजी को आप किस लिपि में लिखते हो? रोमन। देखिए, यानी इसको आप रोमन में लिखते हैं तो आप समझ जाओगे कि अंग्रेजी है। इसी प्रकार आप उर्दू लिखते हैं, ठीक है, उर्दू को किस लिपि में लिखते हैं आप? फारसी में, ठीक, क्या लिखते हैं? फारसी में। अपने आप में क्या होगी? लिपियां होगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। खुद सोचिए, संस्कृत है, हिंदी है, नेपाली है, ठीक है, ये कहाँ होती है, क्या बोली जाती है, मैं भी बता दूंगा आपको, ठीक है। कोंकणी है या मराठी हो गया, ये सब के सब क्या होती हैं? देवनागरी लिपि में लिख भी जाती हैं, देवनागरी, ठीक है। देवनागरी मत कर देना, देवनागरी हो, ठीक है। इन लिपियों में लिखी जाती है। अब बताइए, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, कोंकणी और मराठी, इस टाइप की जो लिपियां हैं देवनागरी में लिखी जाती हैं, उर्दू, फारसी में, अंग्रेजी, रोमन में। यहीं पे से अगर भगवान ने चाहा आपका 1 नंबर मिल सकता है, अगर अच्छा रहा सब कुछ, आपका दिन रहा तो। क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सी लिपि एक देवनागरी में नहीं लिखी जाती है? यहाँ दे देगा आपको नेपाली, यहाँ दे देगा मराठी, यहाँ दे देगा संस्कृत, यहाँ दे देगा क्या? अंग्रेजी या उर्दू। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं करना है भाई, अब तो पता चल गया आपको, मेन यही है, ठीक है। बाकी भी है, लास्ट में अभी बताता हूँ कौन कौन सी है। तो हर किसी की, मेरा कहने का ये मतलब है, हर किसी की अपनी एक लिपि होती है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे इनको आपने देखा, हर किसी लैंग्वेज की अपनी एक लिपि होती है, उसी प्रकार से देवनागरी भी एक लिपि है, जिनको हम संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, कोंकणी और भी हैं, डोगरी वगैरह, वो बताता हूँ, ठीक है। उनमें हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ पे से ही क्वेश्चन बन जाएगा, इतने से भी आपका काम बन सकता है, ठीक है। अब देखो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है, ठीक है। यहाँ पे मुख्यतः पहले से ही 3 टाइप की लिपियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। एक तो बोलती थी सिंधु लिपि, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन जब चल रहा था वहाँ पे जो सिंधु लिपि मिलती थी, ठीक है। दूसरा मिलती है खरोष्ठी लिपि मिलती थी, क्या मिलती थी? खरोष्ठी। और तीसरी मिलती थी ब्राह्मी लिपि, ठीक, ऐसे ही लिखते रहना, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। अब इन 3 लिपियों में इन दोनों का हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है।
सिंधु लिपि मिली, पढ़ी नहीं गई, कोई यूजफुल हुई नहीं। खरोष्टी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मेनली है ब्राह्मी लिपि। इन्हीं ब्राह्मी लिपियों से अधिकतम भारतीय भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी जो भारत में जो लिपियां हुई उनका मुख्य सोर्स क्या है, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन पूछ देगा देवनागरी लिपि का प्रारंभिक सोर्स क्या हो सकता है, ब्राह्मी, सिंधु, खरोष्टी या कुछ और, तो ब्राह्मी मानना। यानी कहीं ना कहीं हर लिपि की, भारत में अधिकांश लिपियों की जननी कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। यानी यही ब्राह्मी लिपि चलती थी, इसी को आगे जाके डेवलप होकर अलग अलग फॉर्म पाने के बाद यही ब्राह्मी लिपि अपने आप में क्या बनी, देवनागरी लिपि का रूप धारण करते हैं। ठीक है, यानी इसी में क्या है, देवनागरी लिपि का एक जड़ है। ठीक, अब देखो ये जो ब्राह्मी लिपि थी ये उत्तर भारत के इलाकों में भी फैली, यानी जहां आप रहते हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जो नॉर्थ का पोर्शन है इंडिया के मैप में, यही ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत के इलाकों में भी फैली होगी। यानी अलग अलग भारत के क्षेत्रों में क्या हुई थी, फैली थी। अब देखो इन्हीं में से एक मुख्य जो आपकी प्राचीन लिपि थी देवनागरी, इसी से वो डेवलप हुई है। यानी आपकी जो देवनागरी लिपि है इसी ब्राह्मी लिपि से उत्तर भारत में क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। ठीक है, ये देवनागरी, देवनागरी। और ये जो देवनागरी लिपि है इसका मुख्य सोर्स क्या था, कुटिला या कुटिल लिपि जिसको कहते हैं आप। ठीक है, अब ये बताता हूँ क्या है, देखो कुटिल, देवनागरी के ब्रैकेट में कुटिल लिख देना। यानी अलग अलग चरणों में लिपियों का डेवलपमेंट हुआ। ब्राह्मी आई, ब्राह्मी से गुप्त आई, गुप्त से कुटिल आई, कुटिल से प्राकृतिक नागरी आई, या उसी के बाद देवनागरी आई। एक सीरीज अभी समझाता हूँ क्या हुआ। ठीक है, यानी उत्तर भारत के इलाकों में भी 4 या 5 टाइप की लिपियाँ थी, उन्हीं लिपि में से एक कुटिल लिपि थी। उसी कुटिल लिपि को आगे जाके क्या बोला गया, देवनागरी। यानी वो ही अपने आप में डेवलप होती गई, अलग अलग उसमें स्टेजेस में आके वो बाद में क्या बन गई, अपने आप में देवनागरी लिपि का हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही दक्षिण भारत के इलाकों में भी क्या हुई थी, अलग अलग लिपियों का विकास हुआ था। अब देखो मेन मकसद क्या है हमारा आपको समझाने का, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इन सब का सोर्स क्या था, ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि आगे जाके कहीं ना कहीं गुप्त लिपि भी आई। ठीक है, यानी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमने पढ़ना भी नहीं है। गुप्त लिपि आने के बाद कुछ इलाकों में, उत्तर भारत के इलाकों में कुटिल लिपि का विकास हुआ। ऐसे ही बनाना इसको, ठीक है, सीरीज। ठीक है, कुटिल लिपि के बाद हुआ प्राचीन नागरी का। ठीक है, प्राचीन नागरी लिपि। ठीक है, और यही प्राचीन नागरी थोड़ा सा टाइम के बाद इसी प्राचीन नागरी को क्या बोला गया आगे जाके, देवनागरी। ठीक है, यानी संस्कृत का शब्द जोड़ दिया, देव लगा दिया, देवनागरी। ठीक है, यानी मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, ब्राह्मी थी, ब्राह्मी क्या गुप्त आई, कुटिल आई, कुटिल ये जो उत्तर भारत के इलाकों में फैली, इसी कुटिल से आगे जाके प्राचीन नागरी बनी, और यही प्राचीन नागरी कुछ समय बाद क्या कहलाई, देवनागरी। अब आपसे पूछते हैं देवनागरी का मुख्य जननी क्या है, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि किसके बाद डेवलप हुई, या तो ऑप्शन देगा प्राचीन नागरी, प्राचीन नागरी नहीं देगा तो कुटिल देगा। ठीक है, यानी प्राचीन नागरी और देवनागरी लगभग सिमिलर हैं, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। अपने आप में यही प्राचीन नागरी कुछ समय बाद क्या कहलाई, देवनागरी कहलाई। ठीक है, वो कब कहलाई मैं आपको बताता हूँ। तो आप ऐसे ही चार्ट बनाइए, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, प्राचीन नागरी और उसके नीचे देवनागरी। कहने का मतलब ये देवनागरी का विकास, इससे पहले नागरी थी प्राचीन नागरी, उससे हुआ, और उससे पहले कुटिल थी। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपका आता है कुटिल ही आएगा। प्राचीन नागरी और देवनागरी लगभग सिमिलर थे। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब समझाता हूँ, देखो इतना करने के बाद। ठीक है, अब देखिए जब आपने सब चीज़ें सीखी, इतनी चीज़ें सीखी, अब आपको कुछ चीज़ें बताऊँ। देखो जो प्राचीन नागरी लिपि है, जो देवनागरी कह रहा हूँ, वो चली थी लगभग 7वीं से 8वीं सदी से 12वीं सदी तक। यानी जो 800 वाले सन हैं, 802, 810, 815, यहाँ से लेके 12वीं सदी तक, यानी 1100 कुछ 1200 कुछ का जो टाइम था, वहाँ तक प्राचीन नागरी लिपि चली थी। उसके बाद जो है देवनागरी लिपि का क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट हुआ, यानी विकास हुआ। उसके बाद वो क्या आई, अस्तित्व में आई। ठीक है, अब देखो मेनली जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का टाइम पीरियड ये माना जाता था 500 ईसा पूर्व से 350 या 360 जितना भी कहते हैं। ठीक है, ईसा तक इस टाइम पे ब्राह्मी लिपि चलती थी। इसके बाद अलग अलग उसने रूप लिया, ये छोड़ दो, इसका हमारा कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखो प्राचीन नागरी से इसका डेवलपमेंट हुआ ना, तो देखो क्या था, ये जो प्राचीन नागरी लिपि थी, ठीक है, ठीक, ये जो नागरी लिपि थी ये चलती थी लगभग 700-800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास। एक मोटा मोटा अनुमान लगा लीजिए आप, 800 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। ठीक है, मतलब ये ईस्वी है। ठीक, इसके आसपास क्या चलती थी, प्राचीन नागरी लिपि चलती थी। ठीक,
अब ये प्राचीन नागरी लिपि कहाँ से आई? कहीं ना कहीं जो ब्राह्मी लिपि है उसी का ही हिस्सा है। इससे पहले उत्तर भारत में कुटिल लिपि चलती थी और उसी कुटिल लिपि के बाद में जो है प्राचीन मतलब ये आई प्राचीन नागरी लिपि, और प्राचीन नागरी लिपि के तुरंत बाद क्या आई? देवनागरी। ठीक है, क्या आई? देवनागरी। और ये देवनागरी जो आई आपकी कब आई? 12वीं सदी के बाद। ठीक है, 12वीं सदी के बाद। इससे आगे को कौन सा चला? देवनागरी लिपि चला। ठीक है, अब देखिए ये जो देवनागरी है ना, ये उत्तर भारत के इलाकों में थी, और जब ये दक्षिण भारत के इलाकों में थी, यानी दक्षिण भारत के इलाकों में इसको नंदी नागरी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नंदी नागरी। ठीक है, नंदी नागरी, यानी नंदी नागरी कहाँ बोला जाता था इसको? दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में। कहीं ना कहीं जो प्राचीन आपका ये है नागरी लिपि, वही नंदी नागरी भी कहाँ कहलाता था? साउथ के इलाकों में कहलाता था। ठीक है, इसका एक और नाम है, वो भी क्या आपका आपसे पूछ सकता है, उसका नाम है ग्रंथम लिपि। यानी ग्रंथम लिपि भी अपने आप में प्राचीन देवनागरी लिपि का नाम है। ठीक है, ग्रंथम लिपि। ठीक है, ये जो ग्रंथम लिपि है ये किसका नाम है? प्राचीन देवनागरी का नाम है। ठीक है, इसका अन्य नाम अगर पूछता है प्राचीन देवनागरी या प्राचीन नागरी लिपि, इसका नाम अन्य नाम था ग्रंथम लिपि भी कहते हैं। इसको दक्षिण के इलाकों में नंदी नागरी कहते थे, और जो देवनागरी का डेवलपमेंट हुआ वो प्राचीन नागरी लिपि जो 800 से 1200 ईस्वी तक चली थी, उसी को आगे जाके क्या बनी? 1200 ईस्वी के बाद देवनागरी लिपि बनी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या था? जो प्राचीन नागरी लिपि है इसी में क्या था? प्रचलन था, यानी जो 800 से 1200 का टाइम था, इसी प्राचीन नागरी लिपि का उद्भव हुआ था। उस टाइम अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में जो मैक्सिमम शिलालेख मिलते हैं वो किस में मिलते हैं? प्राचीन नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी प्राचीन नागरी लिपि में क्या मिलते हैं? प्राचीनतम शिलालेख। किन इलाकों के? यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इससे आगे क्या होगा वो देखो। ये सब चीज़ें आपके समझ आ गई होंगी। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है 12वीं सदी के बाद जो देवनागरी लिपि है वो नागरी का ही रूप बना, यानी नागरी और देवनागरी में आप कंफ्यूज मत करना। प्राचीन नागरी लिपि जो थी वही आप में बाद में क्या बनी? देवनागरी लिपि बनी। ठीक है, यानी 12वीं सदी के बाद। अब देखो मेन चीज़ क्या है, जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये नागरी और देवनागरी है इसका प्रथम जो वो मिलता है शिलालेख, किसका मिलता है ये भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो एक गुजरात का राजा था, उसका नाम लिख लीजिए आप, जय भट्ट। ठीक है, गुजरात राजा जय भट्ट था, इसका एक शिलालेख था 8वीं सदी का, जय भट्ट का। ठीक है, कब का था? 800 ईस्वी का। ठीक है, इसके शिलालेखों में सर्वप्रथम जो प्राचीन नागरी है जो आगे जाके देवनागरी कहलाई, कंफ्यूज मत करना, नागरी या देवनागरी एक ही चीज़ है। ठीक है, वो टाइम पीरियड का अंतर है। तो गुजरात का एक शासक था जय भट्ट, उसका एक शिलालेख था 800 ईस्वी का। उसके शिलालेख में सबसे पहले प्राचीन नागरी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्राचीन नागरी। प्राचीन नागरी इसलिए कह रहा हूँ मैं, यही देवनागरी है। ठीक है, यानी आपस में अब हम देवनागरी ही पढ़ रहे हैं। तो इतना मिलने के बाद जैसे जो बहुत से और इलाके थे, जैसे राष्ट्रकूट करते थे शासन, वो इंडियन हिस्ट्री में बताऊंगा, उनके वहाँ भी ये नागरी लिपि चलती थी, प्राचीन नागरी लिपि। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इसका प्रचलन था, या कोंकण तट जैसे आप देखेंगे, गुजरात का इलाका, यहाँ पे गोवा वगैरह का इलाका, यहाँ इस तट को कोंकण तट बोलते हैं। इस इलाके में भी प्राचीन नागरी का प्रचलन था, यानी दक्षिण भारत में। तो कई भाषा वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जो ये देवनागरी है या जो प्राचीन नागरी है उसका विकास दक्षिण भारत के इलाकों में हुआ था। ठीक है, उनका कहने का तर्क यही है कि साउथ के इलाके में नागरी चलती थी, इतना हमने देखना नहीं है। ठीक है, अब मेन ये सुनो, महाराष्ट्र में इस नागरी लिपि को बाल बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल बोध। ठीक है, बाल बोध। ये देवनागरी या नागरी जो लिपि है इसको महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? बाल बोध बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो इसके बारे में थी। किसके बारे में? देवनागरी लिपि के डेवलपमेंट के बारे में। बहुत मतलब आपने सोचना नहीं, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछना है उसने, किसके बाद ये डेवलप हुई थी, या पूछेगा कौन सी भाषा जो है इस लिपि में लिखी जाती है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। और जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी आप लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब जो ये देवनागरी लिपि थी इस पर बहुत सी भाषाओं का या उनकी लिपियों का क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ऐसे एक चार्ट बनाइए, ऐसे एक चार्ट बनाना, यहाँ जो जो लिखा रहा हूँ उस पॉइंट को ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप फारसी का प्रभाव। ठीक है, फारसी का प्रभाव। दूसरा यहाँ पे लिखना बंगला का प्रभाव, यानी बंगला जो आपकी चलती है, ठीक है, बंगाल वगैरह में। तीसरा लिखियो मराठी का प्रभाव। ठीक है, अगला लिख लीजिए गुजराती।
और लास्ट अंग्रेजी। ठीक है, यानी इनका क्या क्या प्रभाव पड़ा ये चीज़ें देखता हूँ, अभी क्वेश्चन बताता हूँ कैसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ फंसा सकता है, क्या पता यहाँ पे से क्वेश्चन इस बार आपकी किस्मत में आ जाए जो सेंटेंस में बोलूँगा। ठीक है, देखिए फारसी का भी इस पर प्रभाव पड़ा। फारसी का क्या प्रभाव पड़ा आपको, जब आप मतलब बहुत हमने सोचना है नहीं, इतना डीप जाना है नहीं, हमें तो एग्ज़ाम निकालने से मतलब एक हाईलाइट बता रहा हूँ, मेन चीज़ बता रहा हूँ। देखो कई चीज़ें ऐसी थी फारसी में जो यहाँ से मैच करने लग गई थी, यानी हमारी जो देवनागरी लिपि है उससे फारसी लिपि की कई चीज़ें मैच करने लगी थी। अब जब सिमिलरिटीज आ रही थी तो डिफ्रेंशिएट कैसे करें चीज़ों को, उसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने अपने कई लिपियों में, अपने कई जो हम लिपि यूज करते हैं व्यंजन वगैरह, उन व्यंजनों में एक चिन्ह लगाना शुरू किया। यानी अगर मैं क लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को, यहाँ एक चिन्ह लगता है, ख लिख दिया, यहाँ पे एक चिन्ह लगता है, ग लिख दिया, ये चिन्ह, यानी व्यंजनों के नीचे एक छोटा सा बिंद टाइप का लगता है, इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। कहीं फंसा न दे इस बार, अभी बेहोश मत होना वहाँ पेपर में। अगर आपसे पूछता है नुक्ता चिन्ह क्या होता है तो आप क्या कहोगे, व्यंजनों के नीचे लगने वाला एक छोटा सा जो डॉट होता है, ये बिंदु है, बहुत सी जगह दिखेगा आपको, ये क्या है, नुक्ता चिन्ह है। यानी हमने नुक्ता चिन्ह का कॉन्सेप्ट फारस से लिया, मतलब हमने उसको डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, तो फारसी का प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सी सिमिलरिटीज़ को हम सेपरेट करना चाहते थे, अलग करना चाहते थे, हम डिफ्रेंशिएट देखना चाहते थे। हमने क्या किया, व्यंजनों के नीचे ये बिंद लगाना शुरू कर दिया, इस बिंदु को बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोलते हैं, नुक्ता चिन्ह। और ये किसकी देन है, फारस की देन है। फारस की लिपियों से हमने इसको मतलब क्या किया, अपनी लिपि को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया, इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपने देखा होगा, हम अपनी लिपि में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई लिखना होगा मिला के लिख देते हैं, सब पूरा सेंटेंस मिला के, या कोई घसीट कर लिख देते हैं। वो मिलाकर और घसीट कर लिखने की प्रथा भी किसकी देन है, फारस की देन। ठीक है, नुक्ता चिन्ह के बाद दूसरा लिख दो, घसीट कर ऑब्लिक मिलाकर। ठीक है, किसी चीज़ को लिखने की जो प्रथा थी वो भी किसकी है, हमारी लिपि में, यानी हम जो लिपि अपनाई वो किसकी है, फारस की देन है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा देखो बांग्ला। अब बांग्ला से क्या सीखा, हमारी जो लिपियां हैं उसमें हम कभी कभी क्या करते हैं, चौकोर चीज़ें लिखते हैं, मतलब चारों ओर से, आप समझ रहे होंगे चौकोर स्ट्रक्चर कैसा होता है। कई ऐसी लिपियां हैं जो चौकोर टाइप की हैं, वो बांग्ला का प्रभाव बताया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है देवनागरी लिपि में चौकोर लेखन का जो प्रभाव पड़ा वो मुख्यतः कहाँ से पड़ा, बांग्ला लिपि से पड़ा माना जाता है। ठीक है, यानी चौकोर प्रभाव, वैसे तमिल वगैरह साउथ के उसमें भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः बांग्ला से माना जाता है। ऐसी मराठी से भी कुछ प्रभाव पड़ा, अब उतना देखना नहीं हमने क्या प्रभाव पड़ा, कैसा प्रभाव पड़ा। कुछ एक चीज़ें हैं जैसे क हो गया, ङ हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ये वहीं मतलब उसी को थोड़ा सा वो करके मॉडिफाई करके आई हैं। ठीक है, उतना मत देखना, इसको छोड़ दो। गुजरात से क्या प्रभाव पड़ा, देखो एक जब आप, मैं ये लिखता हूँ भारत लिखता हूँ, इसके ऊपर मैं अगर लाइन डालता हूँ, इसको बोलते हैं सिरो रेखा। क्या बोलते हैं, सिरो रेखा। भूल मत जाना, कभी पूछ न थी यही, सिरो रेखा, यानी सिर के ऊपर जो रेखा है। कहने का मतलब अगर आपसे कभी ये पूछते हैं, जो भारत, जो हमारे देवनागरी लिपि में कोई शब्द वगैरह लिखा जाता है उसके ऊपर जो लाइन डाल दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, सिरो रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब गुजरात में क्या होता है, गुजराती जो लिपि है उसमें ये सिरो रेखा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी इस सिरो रेखा का प्रयोग उस लिपि में नहीं होता है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि देवनागरी लिपि जो है उसमें भी सिरो रेखा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखा होगा, आप ही देखो, कभी स्पीड लिखना होता है तो आप बिना लाइन डाले लिख देते हैं। तो ये जो सिरो रेखा रहित चीज़ें लिखने की शुरुआत है, मतलब कहीं कहीं लिखने को दिखेगा आपको, यानी कहीं देखने को मिलेगा, यानी सिरो रेखा रहित, सहित नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, गुजराती में नहीं लिखा जाता है ऊपर से सिरो रेखा, तो अगर आपसे ये कहता है, ऐसे पूछेगा नहीं है। ठीक है, सिरो रेखा रहित, ठीक है, सहित नहीं कहा मैंने, रहित, यानी उसमें नहीं मिलेगा। यानी सिरो रेखा रहित प्रभाव अगर पूछता है वो मुख्यतः कहाँ से पड़ा माना जाता है, गुजराती से। ठीक है, अब ऐसी अंग्रेजी है, अंग्रेजी से भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखो अंग्रेजी में बहुत से आपके क्या होते हैं, स्टॉप लगते हैं, मतलब जब आप सेंटेंस हो एक विराम लगता है, पूर्ण विराम को छोड़कर, ध्यान से सुनना, पूर्ण विराम को छोड़कर अंग्रेजी में जितने भी स्टॉप लगते हैं मोस्ट ऑफ द हमने क्या कर दिया, अपनी लिपि में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, पूर्ण विराम को छोड़कर अधिकतम जो विराम होते हैं उसको हमने क्या कर दिया, अपनी लिपि में समाहित कर दिया। अगर अभी कभी ये पूछ देता है मतलब जो आपकी लिपि है देवनागरी लिपि, उसमें अधिकांशतः विरामादि हैं, विराम आदि यानी विराम हो रहा है, जहाँ पे विराम चिन्ह मिलते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी से ही हमने उठा दिए, रोमन वगैरह से, लेकिन पूर्ण विराम हमने उसमें
नहीं दिया। कहने का मतलब अंग्रेजी का भी प्रभाव पड़ा, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अंग्रेजी में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपको जैसे ओ लिखते हैं, क्या है ओ, ये आपने ओ लिखा, ठीक है। अब ओ के लिए यही तो ओ लिखते हो आप, ओ, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजी जो लिपि है उसमें ओ के लिए क्या करते हैं, आ का प्रयोग करके उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, आ के ऊपर अर्धचंद्र। ये भी अंग्रेजी पे प्रभाव पड़ा, देवनागरी का लिपि का भी प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब अगर आप कॉलेज लिखोगे, कॉलेज नहीं लिखते हैं, देखो हम ऐसे लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं, कॉलेज का के ऊपर ऐसे। अब होना क्या चाहता है, इंग्लिश में स्पेलिंग खुद सोचो क्या होती है, कॉलेज की या कॉलेज की, तो वो ओ की जगह हमने क्या कर दिया, ये आ की मात्रा लगा के चांद लगा दिया, अर्धचंद। ये किसका प्रभाव देखने को मिलता है, अंग्रेजी का, यानी अंग्रेजी पे देवनागरी का कहें आप तो कहीं ना कहीं अगर आपसे ये पूछता है, ये पूछेगा नहीं, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ आपको, अंग्रेजी लिपि पे भी हमारा प्रभाव पड़ा या अंग्रेजी का हम पे पड़ा, ठीक है, इतना पूछेगा नहीं आपसे, ठीक। अब लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, ठीक। आज का जो लास्ट चीज़ है वो आपको बताता हूँ, देवनागरी लिपि में प्रयुक्त भाषाएं, यानी भारत में जो भाषाएं यूज हो रही हैं या भारत का विदेशी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो, ठीक है। आज का लास्ट है, उसके बाद आपके सिलेबस में ये दे रखा है देवनागरी लिपि की क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, देवनागरी लिपि में क्या दोष हैं, ये दे रखा है। बाद में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे इसी में, मतलब अगले जो इसका मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें कुछ आपको वो भी पूछ सकता है, ईयर वगैरह, यानी अब देवनागरी लिपि को लगातार सुधारने का प्रयास किया गया है, ठीक है, उस पर रिफॉर्म करने का प्रयास किया गया, क्या चीज़ हटाई जाए, क्या कमियां हैं, कैसे सुधारा जाए, उसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनी, अलग अलग टाइम पे सरकारों ने कमिटीज़ का गठन किया। हो सकता है कि इस बार आपसे क्वेश्चन वहाँ से पूछ दे, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, वो हम पूरा देखेंगे कैसे रिफॉर्म हुआ इसके अगले वीडियो में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेज है कि आपसे क्वेश्चन पूछे। अब देवनागरी लिपि में प्रमुख कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं वो देखिए। एक आप हिंदी मान लीजिए डायरेक्ट, जो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, जो ध्यान रखना है पहले देखो, एक संस्कृत लिख लीजिए पहले, जो ध्यान देना है, ठीक है, जो आपको दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। एक मराठी लिख लीजिए, ये तो हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। एक नेपाली, ठीक है, एक कोंकणी, ये तो ध्यान रखना ही रखना है आपने, ठीक, कोंकणी। अब देखो कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा वगैरह के तट वाले इलाके जो है, नेपाली आपको पता ही है, मराठी महाराष्ट्र के इलाकों में, संस्कृत हिंदी। अब देखो क्या क्या, ये तो आपके दिमाग में हमेशा बैठी रहनी चाहिए, ठीक है, इतनी चीज़ें। उसके बाद कुछ मुख्य और भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ, देखो पाली, ठीक है, सिंधी कहाँ बोली जाती है, जो पंजाब का इलाका है वहाँ बोली जाती है, ठीक है, पश्चिमी जो पंजाब का इलाका है, ठीक है, पाली, सिंधी, कश्मीरी, यानी कश्मीर के इलाके में जो कश्मीरी यूज होती है, ठीक है, हरियाणवी यानी हरियाणा में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ऊपर वाला मिटा रहा हूँ देखना। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, डोगरी, ठीक है। इसके अलावा एक तमांग होती है, ये भी आपको याद रखना है। गढ़वाली आपकी प्लस कुमाऊनी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बोडो, आपका क्या काम होगा, नेट में जाके ये सर्च करेंगे कि बोडो कहाँ बोली जाती है। जब मैंने आपको भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ पढ़ा था, उसमें 8वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित भाषाएं पढ़ा था, वहाँ मैंने आपको बताया था बोडो कहाँ बोली जाती है, संथाली कहाँ बोली जाती है, मैथिली कहाँ बोली जाती है, ठीक है। बोडो के अलावा संथाली, ठीक है, इसके अलावा मगही, इसके अलावा भोजपुरी के अलावा नागपुरी, यानी जो नागपुर का इलाका है, ठीक है, और मैथिली, संथाली, और लास्ट है राजस्थानी बघेली, ठीक है, राजस्थानी बघेली, ठीक। इतनी मुख्यतः, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। अब जो मेन मैंने 4-5 बता रखे हैं, अब आपको क्या करना है, सब याद नहीं रखना है, मेन याद रखना। जैसे संस्कृत दिमाग में होना चाहिए, संस्कृत तो एकमात्र लिपि, संस्कृत जो लिखी जाती है भाषा वो एकमात्र देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, उसके अलावा किसी में नहीं लिखी जाती संस्कृत। तो आपको मेन क्या याद रखना है, संस्कृत हो गया, कोंकणी है, मराठी है, हिंदी तो पता ही है सबको, कश्मीरी है, डोगरी है, बोडो है, संथाली, मैथिली, इन सबको आपने मोटा मोटा एक नज़र माननी है पर डे, ठीक है। आपका क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा के वो पूछेगा, ठीक।
तो आज के लिए तो आपका ये वाला टॉपिक इतना ही होगा, ठीक, आज के दिन के लिए। अब जब मैं इसके अगले सेशन में आऊँगा उसमें क्या करेंगे हम, देखो उसका जो अगला सेशन आएगा, अगले सेशन में इसमें क्या गुण है, जो उसने देखो उसने क्या क्या दे रखा था, लिपि, लिपि का विकास, हमने 2 चीज़ें पढ़ी, लिपि के अंदर गुण और दोष, यानी हमारे 2 ही टॉपिक बचे हैं अब, एक इसके लिपि के क्या गुण हैं, इसमें क्या दोष हैं, ठीक, ये तो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। उसके अलावा वो उसने दे रखा था प्रमुख भाषाएं जो इसमें बोली जाती हैं, ये हमने पढ़ लिया। लास्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, इसको जो देवनागरी लिपि है इसके डेवलपमेंट के स्टेजेस में कहाँ पे इसमें रिफॉर्म किया गया, यानी हमारी जो लिपि है उसका रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिफॉर्म कहाँ हुई, ये हम देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको रिवाइज करना, फिर मिलते हैं शायद संभवतः कल, मैंने बता रखा 8:30 बजे शाम को हम मिलेंगे, अगर मैं ठीक ठाक रहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आऊँगा वहाँ पे, अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक रहेगी, आप मुझे 8:30 बजे मिलना, आपको मैंने टॉपिक दे दें। तब तक के लिए टेक केयर।